नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे एक लघु उपन्यास जो कि मैत्रेयी पुष्पा का है। इसका नाम क्या है? झूला नट। झूला अर्थात झूलता हुआ झूला जो होता है, और किसका झूला? नट का झूला। नट का झूला कैसा होता है? दो डंडों के बीच में बंधी हुई एक रस्सी होती है और इसी रस्सी पर नट अपनी कलाएं दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मानव जन्म लेता है और मृत्यु तक पहुंचने के लिए वो जीवन को व्यतीत करता है। तो जो रस्सी है वो जीवन की प्रतीक है। जन्म से मृत्यु तक मानव इसी जीवन रूपी रस्सी पर अपनी कलाएं दिखाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे झूले पर नट अपनी कलाएं दिखाता है। तो इसी प्रकार इस उपन्यास को भी अगर हम देखें तो इस उपन्यास में सामान्य जीवन की जो समस्याएं हैं वो विशेष तौर पर उभर कर सामने आई हैं। विशेष तौर पर स्त्री पात्रों को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। किस प्रकार जीवन संघर्ष का सामना करती है, विपरीत परिस्थितियों में अपने मनोबल से अपनी परिस्थितियों को जीना सीख जाती है या अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो अपने जीवन को ढाल लेती है। इसी कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कथा है। मुख्य तौर पर नायिका यहाँ पर मुख्य भूमिका में है, स्त्री यहाँ पर मुख्य भूमिका में है, और इसी को आधार बनाकर झूला नट जो उपन्यास है लिखा गया है कि मानव उसी प्रकार से जैसे झूले पर झूलता हुआ नट या कलाकार अपनी कलाएं दिखाता है, उसी प्रकार मानव भी अपना जीवन व्यतीत करता है अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस उपन्यास को जानने का प्रयास करते हैं। इस उपन्यास में प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अम्मा जी को लेते हैं। अम्मा जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है सुमेर और छोटा बेटा है बालकिशन। बड़े बेटे सुमेर की पत्नी कौन है? शीलो है। और इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द इस उपन्यास की जो कथानक है या जो कथा है वो गूंथी गई है। अम्मा जी और बालकिशन में जब उपन्यास का प्रारंभ होता है तो ऐसा दृश्य दिखाया जाता है कि अम्मा और बालकिशन में बिल्कुल नहीं बनती, यानी दोनों में खटपट रहती है। कारण क्या है इसके पीछे? जो सुमेर है ये शहर चला जाता है, शहर जाकर नौकरी करने लगता है, गांव वापस लौट कर नहीं आता, शीलो को गांव में ही छोड़ देता है। जो अम्मा जी है वो बालकिशन से कहती है कि वो शीलो को पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन जो शीलो है वो पारंपरिक रूप से बालकिशन से विवाह करने से इनकार कर देती है और सुमेर को भी तलाक नहीं देती। लेकिन बालकिशन या अम्मा जी के दबाव के कारण जो शीलो है वो बालकिशन के साथ रहने लगती है या उससे शारीरिक संबंध तो बना लेती है, लेकिन पति के तौर पर पारंपरिक तरीके से वो उसे स्वीकार नहीं करती। वो उसके साथ रहना स्वीकार कर लेती है, उसे अपना पिठलगू बनाना स्वीकार कर लेती है। इस उपन्यास में अगर हम देखें तो ये कहानी मुख्य रूप से शीलो और बालकिशन की कहानी है। शीलो का जो पति सुमेर है ये दूसरा विवाह कर लेता है और इसी कारण जो शीलो है ये दूसरी औरत के रूप में पहचान इसकी बन जाती है कि ये तो सुमेर की दूसरी औरत है। क्यों? क्योंकि जिससे वो विवाह कर लेता है उसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसा नहीं है कि शीलो पहले मृदुभाषी नहीं थी, लेकिन समाज के थपेड़ों से शीलो में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है कि अब वो अपनी ज़बान से कड़वी हो जाती है। जो भी बात वो कहती है वो कड़वेपन से भरी होती है। बालकिशन से भी वो लड़ती है, भड़क उठती है उस पर। क्यों भड़क उठती है? क्योंकि जो बालकिशन है वो शीलो की छोटी बहन को लाड़ प्यार कर रहा होता है, जिससे कि शीलो भड़क जाती है। इसके साथ साथ हम अगर बालकिशन की दृष्टिकोण से देखें तो छोटा भाई होते हुए भी वो पहले से ही दबकर रहना सीख चुका है। किससे दबकर रहता है? सुमेर से, क्योंकि सुमेर का छोटा भाई है। इसीलिए इस उपन्यास में भी बालकिशन का व्यक्तित्व कोई बहुत ज़्यादा सबल नहीं है। उसने अपनी भाभी का तिरस्कार होते हुए देखा है और इससे उसके प्रति जो मन में जो सांत्वना का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जब अम्मा जी उसे शीलो के पास भेजती है तो वो उसके पास जाकर उससे शारीरिक संबंध भी बना लेता है, लेकिन वो अपने माँ और बीवी जो कि दोनों ही तेज तर्रार हैं, दोनों के बीच पिसता चला जाता है। इसीलिए
बाल किशन का जो पात्र है ये बहुत सशक्त भूमिका में या सशक्त रूप से इस उपन्यास में नहीं आ पाया है। वो घुटन भरा जीवन जीने लगता है और यही कारण है कि वो सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस उपन्यास में जो अन्य पात्र हैं जो गांव के जीवन को व्यक्त करते हैं, समाज के जो परंपराएं हैं या समाज में जो घटनाएं हैं, समाज की जो सोच है, उनको भी इस उपन्यास में सामने लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाज में जब एक पत्नी को पति के द्वारा त्याग दिया जाता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है वो शीलो के पात्र के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। सुमेर शीलो से तलाक चाहता है लेकिन शीलो ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि सुमेर जब अपने हिस्से की ज़मीन मांगने के लिए या अपने जो ज़मीन जायदाद है वो मांगने के लिए जब गांव पहुंच जाता है, सुमेर क्योंकि ये पुलिस की नौकरी करता है, किसकी नौकरी है सुमेर की? पुलिस की नौकरी है। और जब वो गांव में पहुंच जाता है अपनी ज़मीन जायदाद मांगने के लिए तो शीलो उसे ये बात ठोक बजा कर कहती है कि हमारा तुम्हारा तो एक ही मामला है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अब तक तलाक नहीं दिया है। बाल किशन के साथ मेरा कोई तरीके से या कानूनी संबंध मैंने स्थापित नहीं किया है। और ये बात अम्मा जी भी बखूबी जानती है। अम्मा जी भी ये चाहती है कि सुमेर को उसकी ज़मीन जायदाद मिल जाए, इसीलिए अम्मा जी शीलो और बाल किशन का संबंध बनाने पर जोर देती है। लेकिन शीलो पारंपरिक तरीके से या जो रीति रिवाज या कानूनी तरीके से विवाह करने से इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि बछिया नहीं कराकर शीलो अम्मा, बाल किशन और पुलिस पति सबको बांधे रखना चाहती है। और ये वास्तविक भी है कि उसने जब तरीके से बाल किशन से विवाह नहीं कराया तो वो पत्नी तो सुमेर की है। तो जो सुमेर के हिस्से की जायदाद है या जो भी उसके हिस्से की ज़मीन है उसमें शीलो भी अपना अधिकार रखती है। और इसीलिए जब इस उपन्यास में सुमेर अपना हक मांगने आता है तो शीलो उसके सामने अड़ग खड़ी है। वो बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी है और उसे समझाने का प्रयास करती है कि उस ज़मीन जायदाद में उसका हिस्सा आज भी उतना ही है जितना पहले दूसरे विवाह से पहले था। तो यहाँ पर अगर देखें तो शीलो जनतांत्रिक भारतीय समाज में जन्मी पली बड़ी औरत है। इसीलिए वह अपने व्यक्तित्व और अधिकार को स्थापित करना बहुत अच्छे से जानती है। और यहाँ पर अगर एक बात की गौर करें तो वह उस दौर की औरत है जब बड़े पैमाने पर स्त्री विमर्श हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और उसे हासिल भी कर रही है, चाहे कितनी भी पेचीदगियों का सामना उसे क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शीलो के माध्यम से जो एक सशक्त भूमिका में इस उपन्यास में सामने आई है, उसके माध्यम से जो लेखिका हैं ये बताना चाहती हैं कि आज की नारी इतनी असहाय नहीं है कि वो अपने अधिकारों के बारे में भी ना जान सके। वो अपने अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और कैसे उसे अपने अधिकार बचा कर रखने हैं इस बात पर भी उसे पूरा भरोसा है, या इस बात को भी वो बहुत अच्छे से समझती है। और इसके साथ अगर देखें तो जो इस उपन्यास का अंतिम पड़ाव जब आता है तब की अगर बात करें तो शीलो के मन में एक भाव है। और वो भाव कैसा है कि वो उन रीति रिवाजों के साथ टकराने के लिए खड़ी है, और वो भी कैसे? एक नई चेतना के साथ, एक नए संस्कार के साथ, नई चेतना के साथ वो अपने पुराने संस्कार और पुराने रीति रिवाजों के साथ टकराने के लिए तैयार है। और यहीं से नारी का एक सशक्त व्यक्तित्व उभर कर सामने भी आता है। नई चेतना के साथ नया व्यक्तित्व यहाँ पर शीलो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पात्रों के माध्यम से जो कथानक मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे क्योंकि बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि उपन्यास को पढ़कर ही आपको समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से जो आनंद और जो समझ उत्पन्न होती है उतना केवल एक छोटी सी वीडियो से नहीं हो सकती। कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ कि मैं प्रयास कर रही हूँ। हो सकता है इसमें पूर्णता ना हो, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कम समय में आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास मैं करूं।
लेकिन फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें पूरा करूँ। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।